से बाजार में शुरुआत के लिए है कमजोरी के संकेत। कमजोर शुरुआत होने के बाद क्या बाजार सपोर्ट ले पाएंगे या और फिसलेंगे? साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मॉरेटोरियम वाले मामले की सुनवाई कहां तक बढ़ती है और क्या कुछ फैसला आता है और उसका असर बैंकिंग शेयरों पर क्या पड़ता है? वीकली एक्सपायरी है कल और उससे पहले किस तरह से करें आप तैयारी, ये रहेगा फोकस का विषय। तो आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 2 दिन कंसोलिडेशन जरूर हुआ है बाजार में, पर अब क्या चाल रह सकती है इस पर अनिल जी से करेंगे चर्चा और कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में आएंगे उन पर भी आपको राय बताएंगे। तो सर, सबसे पहले तो बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स में दीप देखिए, 4 दिनों की तेजी पर थोड़ी सी ब्रेक लगी है अमेरिका में और वो कोई खास गलत बात भी नहीं है। एक तरफा बाजार वहां भी नहीं चलेंगे, हमारे यहाँ भी नहीं। तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती दिखिए। और कल हम यही बात कर रहे थे कि देखिए अमेरिकी बाजारों में जो कुछ भी तेजी बनी है 2 स्टॉक की वजह से बनी है जिनकी अपनी खबरें थी और वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद खासतौर से एप्पल के शेयर में जो कमजोरी हुई है उसका असर यहाँ पर आपको इंडेक्स में दिखा है। विप्रो ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, गाइडेंस बेहतर है, उम्मीद के मुताबिक 400 रुपये पर बायबैक। मॉरेटोरियम मामले पर आज सुनवाई है और साथ ही कैबिनेट और CCEA की बैठक भी है, इस पर भी फोकस रहेगा। बातें फिर से वही जोर पकड़ रही है जो कि नई नहीं है लेकिन फिर से जोर पकड़ रही है और वो ये कि सरकार दूसरा राहत पैकेज लाने की तैयारी में है। ये सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है आज के लिए। जी दीप। ट्रिगर्स एक बार फिर से आ रहे हैं। एक बार जरा मार्केट्स पर आपसे एक ब्रॉडर व्यू चाहूंगा सर, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक बात भी करेंगे। कल हमने देखा कि 2.5 साल बाद लगातार 9 दिनों की एटलीस्ट गेन्स के साथ बाजार बंद हुए हैं, पर वैसे 2 दिनों से जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, आपने भी कहा था हेल्दी है मार्केट्स के लिए। अब कैसी चाल दिखती है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी थोड़ा संकेत दे रहे हैं कि शायद मार्केट्स कंसोलिडेट करें। आपका क्या व्यू आ रहा है, क्योंकि 9 दिनों की तेजी 2.5 साल बाद आती हुई दिखी, ये एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस जताने वाला मेजर तो है? दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि अप्रैल 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बाजार 9 दिनों तक लगातार पॉजिटिव क्लोज देते नजर आए और ये वाकई में कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है। स्पेशली इस वक्त जबकि बाजार लाइफ हाई के आसपास है, तब अगर बाजार का रुझान इस तरह का रहता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बाजार की ताकत और स्ट्रेंथ दिखाता है। लेकिन बात वही है, न एक तरफा बाजार गिर सकते हैं न एक तरफा कमज़ोर हो सकते हैं। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप व्यू कैसे ले रहे हैं, मिनट टू मिनट बेसिस, घंटे घंटे का, दिन दिन का, हफ्ते या महीनों का। तो अगर आपका व्यू दिन भर का है या 1-2 दिनों का है या 2-4 दिनों का है, हफ्ते भर का है, तो फिर आपको ये समझना है कि 1200 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी के बाद बाजार थोड़ा सा रुकेंगे, अटकेंगे, कंसोलिडेट होंगे। वो चाहे करेक्शन प्राइस वाइज हो, चाहे करेक्शन टाइम वाइज हो, या दोनों ही हो, वो भी संभव है। लेकिन उसके बाद अपनी जो चाल है वो पकड़ते हुए दिखेंगे और चाल तेजी की तरफ है। जब तक कि बाजार कुछ अहम लेवल को तोड़कर नीचे बंद ना हो तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और जब ट्रेंड हो तो ट्रेंड को ट्रेड करने का तरीका सिंपल ही है, ट्रेंड तेजी का है। किस लेवल के नीचे तेजी का ट्रेंड आपके लिए न्यूट्रल होगा, पहला। किस लेवल के नीचे तेजी का ट्रेंड न्यूट्रल से नेगेटिव होगा, ये दूसरा। तो ये 2 चीजें अगर आपके ध्यान में क्लियर है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस लिहाज से मैं आपको बता दूं, अगर आपका ये सवाल है कि ये क्या कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन में क्या कुछ हो सकता है, तो जवाब सुनिए। 11,650, 11,800, ये 150 पॉइंट की रेंज बाजार के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट है। जिस दिन आप 11,650 के नीचे बंद हो उस दिन आप ये मानिए कि ट्रेंड मेरा पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है। वहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस को फिर से रिव्यू करना है कि मैंने जो पोजिशनली हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने, 4-6 महीने के लिए जो पोजीशन तेजी की बना रखी थी, क्या उसे मैं अब कम करूं। तो जब तक 11,650 के नीचे बंद नहीं होता तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इस रेंज जो है 11,650 से 11,800 की, तो 11,800 के नीचे बंद होना शुरू करें तो आपको हल्का सा सावधान होना है। तो 11,650, 11,800 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और ये सपोर्ट जोन जब तक होल्ड कर रहा है बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तब तक ये मान के चलिए कि आप तेजी के मार्केट में। और अब किस लेवल के नीचे मंदी सोचनी है वो अभी बहुत दूर है। अभी तो 11,650 तो आए, वो तो टूटे, वही नहीं लग रहा है कि टूटेगा। ऐसे में आपके लिए सपोर्ट जोन बहुत क्लियर कट है। दूसरा, अगर समझिए इस सपोर्ट जोन से घूम जाए कि 11,800 से घूम गया या 11,725 से घूमा या 11,650 से घूमा, एग्जैक्टली किस लेवल से इस सपोर्ट जोन में घूमेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन सपोर्ट जोन ये इस 150 पॉइंट की रेंज से बाजार वापस घूमेगा। अब
समझो 11,800 से ही घूम गया और आप इंतजार करें कि 11,650 आएगा या 11,700 आएगा तो खरीदूंगा, मिस हो गया, तो क्या करना है? तो दूसरा तरीका आपके लिए यह है कि 12,025 जो हाई है इस पूरे रन का, जो हमने 23 मार्च के लो बनाने के बाद अब तक का जो हाई लेवल देखा है वो 12,025 का है। एग्जैक्टली मैं बता दूं आपको 12,022 जो हमने 12 तारीख को यानी कि परसों सोमवार को बनाया है। तो 12,025 पार होके टिक जाए या 12,000 के ऊपर क्लोज दे दे निफ्टी, मान लीजिए 12,000 के ऊपर क्लोज हो गया, अब आप वापस से फुल फेस तेजी कर लीजिए, तब आप 12,300 400 12,430 का जो लाइफ टाइम हाई है उसकी तैयारी कर लीजिए। तो ये आपके लिए तरीका है, या तो 12,025 को पार होकर टिक जाने दें, बंद होने दें, या फिर 11,650 11,800 की रेंज में आने दें। तब तक क्या होगा? तब तक स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन होगा प्राइस का, तब तक इंडेक्स में करेक्शन होगा टाइम का। तो इस रेंज में बाजार थोड़ा वक्त बिता सकता है, और ये वक्त बिताए तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी रीजन भी है दीप, और रीजन ये कि आपके लिए ग्लोबल संकेत अब बहुत अहमियत वाले होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अमेरिका के चुनावों के नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो चुनावों के नज़दीक पहुंचने में अमेरिकी बाजार भी थोड़े सुस्त होंगे, वोलेटाइल होंगे, रेंज में रह सकते हैं, और वही हम सबको भी करना है। तो मेरे ख्याल से इसलिए कहीं भी इस करेक्शन से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये, हर रोज मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूं कि आप आराम से खरीदिए, जल्दबाजी मत करिए। बाजार हर रोज आपको मौका दे रहा है एक एंट्री करने का नीचे के लेवल पर, बस उस वक्त डरना नहीं है, उस वक्त आपको एंट्री करनी है। और हर रोज बाजार ऊपर में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका दे रहा है। देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट हो तो हम हर लेवल पे खरीदारी करें और ऊपर में बेच सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट हो तो इस रेंज को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका ये है कि आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा। तो जहां ऊपर की रेंज में परफेक्ट मार्केट मिले 11,975 12,025 बेचना है, नीचे आपको रेंज मिले, आज की रेंज में आगे आपको बताऊंगा कि 11,800 875 सपोर्ट के तौर पर आ रहा है, वहां लेना है। तो रेंज को ट्रेड करिए और आराम से निश्चिंत रहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो रेंज को रिस्पेक्ट करिए, आराम से ट्रेड करिए, और दोनों तरफ के मौके आएंगे, उनका फायदा आपको जरूर उठाना है। अनिल जी भी उस पर आपको राय देंगे। सर, क्योंकि आपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी, एक बार आईटी स्टॉक्स पर फिर से आपकी राय, क्योंकि मार्केट्स को इन्होंने अच्छे से संभाला है। विप्रो के नतीजे, बायबैक जो प्राइस हमने अनुमान लगाया था एग्जैक्टली उसी लेवल पर आया। अब क्या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी या यहां से और स्ट्रेंथ बनेगी? दीप, हमारी रिसर्च टीम बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। आप देखिए, टीसीएस और विप्रो दोनों का ही बायबैक एग्जैक्ट प्राइस आपको जो बताई वहीं पर बायबैक का आता हुआ दिखा है। विप्रो में भी हमने कहा था कि 400 रुपये के आसपास का बायबैक आना चाहिए, एग्जैक्टली 400 रुपये की प्राइस आई। विप्रो के रिजल्ट्स और बायबैक में 2-3 चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ। पहला, बायबैक थोड़ा सा कम है मेरी उम्मीद से, साइज के लिहाज से। मैं उम्मीद कर रहा था कि 10,500 11,000 11,500 तक का बायबैक विप्रो कर सकती है, उससे अमाउंट थोड़ा सा कम है। अमाउंट कम होने से आपके लिए एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा कम हो जाता है। प्राइस 400 रुपये हमारा अंदाजा ही था, लेकिन बाजार में ज़्यादातर लोग 415 420 तक का भी अंदाजा लेकर बैठे थे, तो वो थोड़े निराश होंगे। हमारा अंदाजा तो 400 रुपये का था, हमने तो कहा 390 400 की रेंज में आना चाहिए, 400 हायर साइड पर है और एग्जैक्टली 400 आए, तो हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है कि हाँ, लोगों का अंदाजा थोड़ा सा ज़्यादा था। जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, रिजल्ट अच्छे हैं, मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बढ़िया बात है कि विप्रो ने फिर से गाइडेंस देना शुरू किया, और गाइडेंस मजबूती वाला है। 1.5% के ऊपर का रेवेन्यू गाइडेंस अच्छा माना जाएगा, तो गाइडेंस के लिहाज से अच्छा है, नतीजे उम्मीद के मुताबिक है, और आपका बायबैक का अमाउंट थोड़ा सा कम। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, जो तेज दौड़ लगा चुका है विप्रो, अगर आज मजबूती के साथ खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके लिए ट्रिगर्स हैं खत्म, तो ऐसे में विप्रो में अगर आप 390 385 के लेवल्स देखें, 400 तक के लेवल देखें, तो प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट कर लीजिए। जहाँ जहाँ अब आपको यही होगा, कल भी हम यही बात करते हैं, देखिए आईटी में अब यही होगा, जहाँ जहाँ खबरें आ जाएंगी, रिजल्ट्स आ जाएंगी, बायबैक आ जाएंगे, वहाँ से शिफ्टिंग होगी। अब लोग इन्फोसिस पर दाव लगाएंगे, इन्फोसिस के बाद एचसीएल टेक महिंद्रा पर शायद एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ग्रेजुअली आपको एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक पर सेक्टर्स के अंदर ही मूव होना पड़ेगा। तो विप्रो के लिए मेरे ख्याल से अब हो गया जो होना था, और आज प्रॉफिट बुक करके इंतजार कर लिया। और इनकेस अगर थोड़ा नीचे खुल जाए, करेक्शन हो जाए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, सेल ऑन न्यूज़ ये बात हो सकती है। अब यही डिसाइड करना है कि आपको सेल ऑन न्यूज़ 370-75 में करना है, 385-90 ऊपर मिले तो बेहतर, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके आराम से शांति से बैठिए, फिर से मौका मिलेगा नीचे तब एंट्री करिएगा।
बिल्कुल, तो नज़र रखिए आईटी स्टॉक्स पर एक बार फिर से आज एक्शन बनेगा और विप्रो पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग संभव है। सर, एक स्टॉक और इस पर हमने पहले दिन से ही काफ़ी कड़ी निगरानी बनाई हुई है। जीएमएम फॉडलर, खबरें आ रही हैं कि जो एसएलवी मामला था, जो इनसाइडर ट्रेडिंग के कुछ एलिगेशंस हैं, उस पर अब सेबी जांच करने वाली है। ओएफएस से पहले जो एक्शन हुआ था, किस तरह से इस खबर को देखना चाहिए? मैं सेबी को बधाई भी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जिस तरह से, मैं ये तो नहीं कहता कि खाली हमारे बोलने से किया जा रहा है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम अकेले थे जिन्होंने इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई और इस मामले को लेकर हमने सबके सामने रिसर्च रखी कि किस तरह से आगे क्या कुछ हुआ है ऑफर फॉर सेल के पहले, और सेबी ने तुरंत ही इसका संज्ञान लेते हुए इस बात की घोषणा की है कि वो इस मामले की जांच करेंगे। ये एक अच्छा संकेत है कि चलिए आप तुरंत प्रभाव से सेबी की तरफ से जांच होते देख रहे हैं। अब देखते हैं जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि इसमें बात ये नहीं है कि जीएमएम फॉडलर के केस में क्या हुआ, कितनी प्राइस गिरी, कितना बड़ा ऑफर फॉर सेल क्यों आया, किस प्राइस पर आया, किसको पता था, किसको नहीं पता था, किसने पहले बेच लिए, किसने खरीद लिए, ये छोटी चीज़ें हैं। बड़ी चीज़ जो दीप इसमें है, जो आपके मेरे पूरी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के लिए, एक्सचेंजेस के लिए, सेबी के लिए, हम सब के लिए है, वो ये है कि आपको बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स को एट पार रखना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि बड़े इन्वेस्टर्स बड़े हैं और छोटे इन्वेस्टर्स छोटे हैं। हम डेमोक्रेसी में हैं, ये लोकतंत्र है, सबका वोट एक, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप में या कोई भी एक दूसरा नागरिक। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सबका वोट एक है, हर शेयर होल्डर का वोट एक माना जाए, इंडिविजुअली तौर पर नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से आप मान सकते हैं, लेकिन एक शेयर रखने वाले की भी उतनी ही आवाज़ में ताकत है जितनी कि लाख शेयर रखने वाले में। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ फंड मैनेजर्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के हों, चाहे एफआईज के हों, चाहे इंस्टीट्यूशंस के हों, उनके पास तो ये हक है, उठाया फ़ोन, सीधा मैनेजमेंट से बात किया, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन वो उनसे निकालना चाहें, मांगना चाहें, ऑफिशियली अनऑफिशियली मांग लेते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या? आप चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आए, पैसा लगाएं और अंधेरे में रहे? ये नहीं हो सकता। तो कभी भी कोई भी कंपनी, न सिर्फ जीएमएम, कोई भी कंपनी अगर किसी तरह के बड़े ऐलान कर रही है, किसी तरह का बड़ा एक्शन, कॉर्पोरेट एक्शन ले रही है, चाहे वो बायबैक से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मर्जर एक्विजिशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेस बेचे और उसके आने वाले बड़े पैसे से हो, इस सब की पूरी जानकारी सारे इन्वेस्टर्स को एक साथ मिले, सार्वजनिक तौर पर मिले। और उसका सबसे बढ़िया तरीका, मैं ये नहीं कहता कि आप आइए टीवी पे इंटरव्यू दीजिए, मुझे दीजिए, किसी और चैनल को दीजिए, जी नहीं, हमारे पास वो राइट नहीं, ना हम जज हैं। इसका सिंपल तरीका ये कि कंपनी अपना एक इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन बनाए और तुरंत प्रभाव से वो एक्सचेंजेस पर लोड करे। आजकल कैसे एक्सचेंजेस इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे अगर हमने कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी की किसी कंपनी पर, तो एक्सचेंज तुरंत कंपनी को नोटिस भेजते हैं, पूछते हैं कि क्या इस खबर में सच्चाई है, नहीं है, ये है, वो है। सिमिलरली ये होना चाहिए कि जब भी कंपनियां कोई अनाउंसमेंट कर रही है तो उस अनाउंसमेंट के साथ उस अनाउंसमेंट से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के पास जानी चाहिए, ये तुरंत उसके साथ एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक्सचेंजेस पर भेजा जाए, फाइल किया जाए, ताकि आप में हर एक इन्वेस्टर्स उसको पढ़कर एक सही सोच समझ कर डिसीजन ले सके। अब आज आप देखिए फेडरल मुगल का ऑफर फॉर सेल, अब आप देखिए कितना बुरी तरह से फेल हुआ है। मुश्किल से 4-4.5% रेस्पॉन्स आया आपका इंस्टीट्यूशनल से, रिटेल वालों ने मुश्किल से 1,14,000-15,000 शेयरों की एप्लीकेशन लगाई है, ऑफर फॉर सेल सक्सेसफुली नहीं हुआ। सिमिलर सिचुएशन आपकी काफ़ी हद तक जब प्राइसेस गिरी तो अब पता नहीं वापस जीएमएम में जिन लोगों ने 5,500-6 हज़ार रुपये में ले रखे हैं, 6,500 रुपये में, उनके दाम कब आएंगे। और अच्छा, क्लूलेस है, आपको पता भी नहीं कि वापस नीचे के भाव में आपको शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो कम से कम सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए, क्यों इतने बड़े ऑफर फॉर सेल लाए जा रहे हैं, क्यों इतने बड़े डिस्काउंट पर लाए जा रहे हैं, वजह क्या है, और कंपनी के बिजनेस को लेकर आगे का आउटलुक क्या है। ये सारी चीज़ें हर एक इन्वेस्टर को एक ही साथ एक ही समय पर मिले, ये हमारी मांग है। और इसके लिए बहुत आसानी से गाइडलाइंस बनाई जा सकती है। आई एम श्योर सेबी इस पर काम भी कर रही होगी, हमने सेबी से रिक्वेस्ट भी की है और अब भी कर रहे हैं। और मैं इस बात की सराहना करता हूं और स्वागत करता हूं कि इस तरह के मामलों में सेबी की तरफ से पहल होकर तुरंत जांच की जा रही है, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बाजार में। और उन्हें ये नहीं, देखिए आप गलत इन्वेस्टमेंट कर लें, मार्केट ऊपर नीचे आ जाए, गलत टाइम पर एंट्री कर लें, वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये मार्केट का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है। लेकिन कोई आपको चीट करके चला जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये फीलिंग आनी नहीं चाहिए। अगर किया है
तो गलत है, नहीं किया तो ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में होनी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहें, आगे भी उठाएंगे दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो हम हमेशा इन्वेस्टर्स के हित में आवाज़ उठाएंगे और बढ़िया एक्शन अब सेबी से आ रहा है, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, तो वहाँ पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए सर, फिर मार्केट एक्शन आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी डाउ फ्यूचर्स में भी इस समय रिकवरी आती हुई दिख रही है, पर आज के संकेत आपको कैसे दिख रहे हैं, सेटअप क्या बता रहे हैं? दीप, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है। 4 दिनों की तेजी के बाद अगर डाउ थोड़ा सा गिरा है तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात यह कि जॉनसन एंड जॉनसन इली लिली की तरफ जो वैक्सीन की ट्रायल्स थी उस पर थोड़ी सी रोक लगी है, उससे थोड़ा सा मूड खराब हुआ है, लेकिन अभी हमें कोरोना का डर थोड़ा कम हो गया। अच्छी बात है कि पिछले 10 दिनों से भारत में कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से कम होते दिख रहे हैं, नए मामले कम आ रहे हैं, डेथ रेट्स कम होती हुई दिख रही है, जो एक्टिव मामले वो कम होते दिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत हमारे लिए आता हुआ दिख रहा है। और इवेंचुअली अब ये है कि कब आती है वैक्सीन, किस हाल में आती है, ये तो एक अंदाज लगाने वाली बात है, हमेशा रहेगी। डाउ फ्यूचर्स भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे नहीं, शायद रिकवरी भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं, इसलिए मैंने ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखे हैं। एफआईज की तरफ से संकेत न्यूट्रल है, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पे, और बाकी तीनों कल ही वाले हैं। वायदा कारोबार के न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड पॉजिटिव है। आइए अब आपको आज की रेंज दे दूँ दीप। रेंज क्या है? 11,800 11,875 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है दिन के लिए। वैसे ये तोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी एक रेंज हैंडी रखें आज और कल के लिए, वो होगी 11,725 11,750 ब्लाइंड बाय जोन है। यहाँ पर आए तो आज के लिए डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। 11,975 12,025 ये मेजर सप्लाई जोन है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट भी बुक करें, एग्रेसिव ट्रेडर है तो शॉर्ट भी करें। अगर किसी वजह से बाजार घूम जाए और बड़ी तेजी बन जाए तो फिर 12,075 12,150 ऊपरी रेंज होगी, जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। वैसे आज के लिए संभावना थोड़ी कम दिखती है। बैंक निफ्टी 23,075 23,200 ये आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है और एक बार आप चांस यहां पर ले सकते हैं। ये रेंज टूटनी नहीं चाहिए। इस रेंज के टूटने का खतरा एक ही केस में है कि मॉरेटोरियम वाले मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट का पहली बात तो फैसला आ जाए तो क्या किस तरह का है वो देखने वाली बात है। दूसरी चीज़ ये कि 10:30 बजे के बाद कभी भी सुनवाई हो सकती है, हो सकता है 11 बजे 12 बजे कभी भी हो, एग्जैक्टली टाइम अभी फिक्स नहीं है, लेकिन 10:30 के बाद कभी भी ये मामला सुनवाई में आ सकता है। अगर किसी वजह से इसके नीचे बैंक निफ्टी फिसले तो 22,850 22,950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। आइए बैंक निफ्टी पर ऊपरी रेंज 23,775 23,850 ऊपरी रेंज है दिन के लिए। मुश्किल है इसे पार करना, लेकिन अगर बहुत अच्छा फैसला बाजार को पसंद आ जाए तो 23,950 24,150 परफेक्ट रेंज है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करें, शॉर्ट भी करें। आज की छोटी रेंज निफ्टी की 11,875 11,940 इंटरेस्टिंग रेंज दी है। 11,940 राउंड फिगर में नहीं है। 11,800 11,975 ये आज की मीडियम रेंज होगी दीप, और 11,750 से लेकर 12,025 ये आज की बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी 23,200 23,700 आज की छोटी रेंज है। 23,075 23,850 ये मीडियम रेंज है और बड़ी रेंज 1000 पॉइंट की है बैंक निफ्टी की 22,950 से 23,950 ये रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज के लेवल्स जहां पर ध्यान रखना है। सर, एफआईएस की जो पोजीशनिंग है, पुट कॉल रेशियो है, वहां से क्या संकेत आ रहे हैं? एफआईएस की तरफ से देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि नेट लॉन्ग जितनी बढ़ गई अब वहां से थोड़ा नीचे आना चाहिए, धीरे धीरे आया। 68% है, 1% घटा है। पुट कॉल रेशियो अनचेंज है, कोई बदलाव नहीं, 1.4। भाव ही नहीं बदले, निफ्टी और सेंसेक्स वहीं बंद हुए, तो ये कहाँ से बदलेगा। और विक्स थोड़ा सा 2% नीचे आया। जिनकी तेजी की पोजीशन है दीप, उन्हें 11,790 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। थोड़ा सा दूर है 150 पॉइंट के आसपास का, लेकिन उतना रखिए ताकि आप है ना कंफर्ट जोन में रहें। जिनको बहुत ही छोटा रखना है वो 11,850 का रख ले, अगर आपको बहुत कम रिस्क रखनी है, या 11,900 का रख लें। अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन जो सही स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है वो 11,790 का है। बैंक निफ्टी पर बहुत छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 23,400। अगर आज इसके नीचे खुले एक बार की आप बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे वापस कब खरीदना है, या 23,075 23,200 के रेंज में फिर से एंट्री करने का सोचें। 23,400 के नीचे आपको बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा ही लेना है दीप, ये तेजी की पोजीशन में। शॉर्ट है अगर आप तो 12,025 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी।
23,850 ये बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस है, इंट्राडे भी, क्लोजिंग पे भी। अगर इंट्राडे किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 23,550 का भी रख सकता है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो। बाकी सही बुकिश स्टॉप लॉस जिसे मैं कहता हूं वो 23,850 का आता है। दीप। ओके तो ये है आपके लिए पोजीशंस पर ध्यान रखने की सलाह। जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह है सर? निफ्टी खरीदिए 11,800 11,875 की रेंज में, 11,875 के आसपास खुलने चाहिए, 50 पॉइंट नीचे। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है वहीं से खरीद लीजिए। थोड़ा कम एग्रेशन है तो 11,825 850 की रेंज में पहला लोड खरीदिए, और बिल्कुल सावधानी से खरीदना चाहते हैं तो 11,800 आए तो खरीदिए, नहीं आए तो आपका क्या ले गया, वैसा वाला मामला है। तो ये रेंज है जहां पर आपको धीमे धीमे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 11,725 होगा, 11,925 11,975 दो लेवल ऊपर के, और उसके पार निकले तो 12,000 12,025 बस यहां पर प्रॉफिट बुक करिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए 12,025 स्टॉप लॉस है, या चाहे तो 12,050 का स्टॉप लॉस रख लें। 11,975 12,025 की रेंज में आपको बेचना चाहिए। 11,875 11,850 11,800 11,775 ये वो तमाम लेवल्स है जिनके लिए आपको करनी है बिकवाली निफ्टी में। बैंक निफ्टी खरीदिए 23,050 23,200 की रेंज में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 22,950 का होना चाहिए, जरूर रखिएगा। 23,400 23,500 23,700 तीन टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी, लेकिन खरीदारी की रेंज बेहद साफ है। अगर 23,400 टूटता है तो फिर 23,200 तक आने की जगह आराम से खुलती हुई दिखती है, फिर 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी ऐसे चुटकियों में निकाल देगा, इसलिए खरीदें उसी रेंज में, उससे पहले नहीं। या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद, या सुनवाई का क्या कुछ होता है वो निकल जाने के बाद खरीदें, अगर इस रेंज में नहीं मिलता है तो। बेचना है बैंक निफ्टी, अब दो तरीके हैं। अभी तो मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 23,850 का, यहाँ पर लगाकर आप बेच दीजिए। ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, तो 23,850 आपका स्टॉप लॉस है। जितना स्टॉप लॉस के नजदीक बेचेंगे उतना बढ़िया है। अगर आपको 23,700 के आसपास बेचने को मिल जाए तो कहना ही क्या। 23,200 23,075 दो छोटे टारगेट हैं। 23,025 22,950 ये और दो टारगेट आपके लिए आते हुए दिखेंगे, ये आप ध्यान में रखिए। और दीप एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी लेवल्स मैं देता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये सारे के सारे लेवल स्पॉट लेवल हैं, कैश लेवल है। फ्यूचर्स नहीं देता, मैं फ्यूचर्स दूंगा तो बता के दूंगा कि फ्यूचर्स के लेवल है, अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स ये स्पॉट लेवल है, ये ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ध्यान में रखेंगे सारे लेवल्स जो निफ्टी बैंक निफ्टी पे अनिल जी बता रहे हैं, और देखते हैं आज बैंक्स में फिर से कैसा एक्शन होगा, क्योंकि मॉरिटोरियम मामले में सुनवाई भी है। 7 स्टॉक्स अब बैन में है सर, तो जैसे जैसे सीरीज बढ़ रही है बैन के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, बट एटलीस्ट वेदांता की दोबारा एंट्री नहीं हुई है, तो ये एक बात है। पर एस्कॉर्ट्स की फ्रेश एंट्री हुई है। आइडिया, बीएचईएल, अदानी एंटरप्राइजेस, जेएसपीएल, कैनरा बैंक और स्टील अथॉरिटी, ये आपको वायदा कारोबार के बैन में दिखेंगे। सर जो फंड एक्शन है उसके बारे में समझाइए। नेगेटिव डीआईज की तरफ से, पर एफआईएस न्यूट्रल रखा है। हम देख रहे हैं फिर से कैश में खरीदारी करी है, पर फ्यूचर्स में अभी भी बेच रहे हैं। आंकड़े वैसे बहुत अच्छे तो है नहीं दीप, लेकिन कैश में खरीदारी के आंकड़ों का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है फ्यूचर में बिकवाली के लिहाज से, क्योंकि कैश का कमिटमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फ्यूचर्स के आंकड़े आपको शॉर्ट टर्म की तरफ इशारा देते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसा रहेगा। तो लॉन्गर टर्म, मीडियम टर्म अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की खरीदारी का रुझान बरकरार, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सावधानी। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो स्टॉक्स उन्होंने 931 करोड़ के फ्यूचर्स में बेचे हैं, तो जितना कैश में खरीदा है 832 करोड़ का, उतना तो वो ऑलरेडी बेच ही गए हैं। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये। अब आइए इंडेक्स में 59 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन ये बिकवाली जो हुई है वो उन्होंने शॉर्ट ही की है, तो इंडेक्स में थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई है। ऑप्शंस में भी आप देखेंगे तो ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशन जो ऑप्शंस में बनी थी वो उन्होंने कम की है। लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या हुआ, पुट बेचना और कॉल खरीदना, ये उन्होंने कम किया है। थोड़े ऑप्शन में शॉर्ट भी बनाए, तो डेटा नेट न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर है, पॉजिटिव तो नहीं है। न्यूट्रल से भी थोड़ा नीचे की तरफ ही ज़्यादा है, नेगेटिव की तरफ। अब आइए घरेलू फंड, पता नहीं भाई ये कब खरीदेंगे, मतलब क्या सोच के बैठे हैं। हो सकता है अब इनके नसीब से मार्केट नीचे आए अमेरिका के चुनावों के पहले, लेकिन कैश बनाकर बैठे हैं, खरीदने की जल्दी में है नहीं दीप। 1674 करोड़ की बिकवाली बड़ी मानी जाएगी कल एफआई घरेलू फंड की तरफ से, तगड़ा बेच रहे हैं हम। तो अब कल हम ये सोच रहे थे कि एफआईज की खरीदारी थोड़ी ठंडी पड़ती दिख रही है, हाथ रोक रहे हैं, इसलिए बाजार ऊपर टिक नहीं पा रहे। बेचारे खाली एफआईज को क्यों दोष देना है, वो तो खाली हाथ रोका है। और ये देखिए ना, ये कितना जोर से बेच रहे हैं।
1750 करोड़ की बिकवाली बड़ी है, तो घरेलू फंड की बिकवाली और एफआईज की धीमी पड़ती खरीदारी, ये दोनों बाजार में आपको ज़्यादा ऊपर चलने नहीं देंगे। ब्रेक, रुकिए, स्पीड ब्रेकर है, तो आपको स्पीड अपने आप धीमी करनी पड़ेगी, ये आपको साफ नजर आ रहा है। तो ये आपके लिए एफआईज के आंकड़े। दीप, बिल्कुल, तो ये एक स्पीड ब्रेकर है। इसमें जो वायदा कारोबार के क्यूज हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी सर? वहां से क्या लेवल्स निकल कर आते हैं अपसाइड पर स्पेशली? देखिए दीप, आज और कल तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट के लिए आज से निफ्टी पर है वो है 11,800 का, जहां पर 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप मानकर चल सकते हैं 11,800। तो 11,800 आपका आसानी से नहीं टूटना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 11,900 का है, जहां से आप 35 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। 11,900 के पुट पर 22 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 16 लाख शेयर हैं। तो 11,900 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करें तो ही कमजोरी फील कीजिए। 11,899 मतलब 1 पॉइंट कमजोर है, तो 25-30 पॉइंट कमजोर हो जाए तो डरिए, घबराइए मत। 11,900 के नीचे से ही आप कमजोर होना शुरू होंगे। 11,900 आपके लिए रस्सा कशी वाला लेवल है, ताकत आजमाइश, जोर आजमाइश। 11,900 के ऊपर है बुल्स अपर हैंड में, 11,900 के नीचे हैं तो भी कोई ऐसा अपर हैंड वाला मामला नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सावधान है कि भाई रुक के सोचेंगे, खरीदेंगे। 12,000 पार करना मुश्किल है, क्योंकि 12,000 के कॉल्स पर 30 लाख शेयर आपके लिए। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं, आज और कल में अगर तेजी की तरफ बनती है तो 12,000 के लेवल को पार करके अगर दीप टिकते हैं और क्लोजिंग होती है तो एक बहुत बड़े आंकड़ा आपको बताता हूं। 12,000 के पार निकलने के बाद लगभग 74 लाख 74 लाख शेयर कॉल राइटर शॉर्ट हो जाते हैं निफ्टी में, अगर 12,000 के पार निकले तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि 12,000 के पार हम निकल पाते हैं या नहीं। निकलेंगे तो बड़ा मजा आएगा दीप। तो ये एक और चीज है जिस पर आपको फोकस करना है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक ही समस्या है, 23,500 के नीचे आप ट्रेड करेंगे ना तो दिक्कत है। 8 लाख शेयर 23,500 के पुट पर हैं, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और अगर ऊपर के भी आप पुट राइटर्स को जोड़ लें तो टोटल 15 लाख शेयर बैंक निफ्टी में ऐसे हैं जो लॉन्ग वाले रिस्क पर हैं, जिन्होंने पुट बेचे हुए लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो 23,500 के ऊपर बैंक निफ्टी का टिका रहना बहुत जरूरी है। 23,500 के नीचे बैंक निफ्टी है तो तेजी करने वाले पूरी तरह से बैकफुट पर है, और फिर उसके बाद 23,075 23,200 का रास्ता खुलता है। 24,000 ये पार करना मुश्किल है, उसके पहले 23,800। 23,800 अगर पार करते हैं तो 22 लाख शेयर कॉल राइटर्स रिस्क पे आएंगे। तो आपके लिए 23,800 24,000 ये बैंक निफ्टी पर कंजेशन जोन है, जबरदस्त सप्लाई जोन है, और 24,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है 12 लाख शेयरों का। तो मैं ये देख रहा हूँ 23,500 बैंक निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल है। 23,500 के ऊपर से गिनना शुरू कीजिए कि आप तेजी में हैं, और बैंक निफ्टी में 11,900 के नीचे गिनना शुरू कीजिए कि आप कमजोरी में हैं। तो ये 2 लेवल्स आप ध्यान में रखिए आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है। देखते हैं कि अपसाइड की रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बाजार जाते हैं कि नहीं। कुछ ही देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे पर, जानेंगे कुछ अहम नतीजों पर उनकी चर्चा, और आज आपको एक बार फिर से माला माल वीकली का शेयर भी बताया जाएगा। पर उससे पहले हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ लेते हैं और आपको बताते हैं कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। कुशल, पूजा और साथ ही मानसी हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के इवेंट्स और खबरों वाले स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब देखिए नतीजों के लिहाज से पोस्ट मार्केट इन्फोसिस के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे, वहां पर फोकस रखिए। साथ ही कैश स्पेस से अगर आप देखें तो टाटा इलेक्साई, गोवा कार्बन, आदित्य बिरला मनी, टीटागढ़ वैगन्स के Q1 के नंबर्स आएंगे, और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा 2 कंपनियों के आज से नाम बदल जाएंगे, जिसमें एशियन ऑयल फील्ड्स उसका नाम बदलकर अब एशियन एनर्जी होगा, और साथ ही फेयरकेम स्पेशलिटी इसका भी नाम बदलकर अब प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स हो जाएगा। साथ ही टीसीएस जो है 12 रुपए का जो उन्होंने इंतरिम डिविडेंड घोषित किया था वो आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, तो यहां पर आपको प्राइस में डिफरेंस दिखे तो आपको ये चीज नोट करनी होगी। साथ ही फेडरल मोगल इनका जो ओएफएस खुला था उसको काफी सुस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है, खासकर अगर आप रिटेल स्पेस में देखें तो 9.45% ही ये बिड कर रहे थे, और नॉन रिटेल जो परसों खुला था वहां पर ऑलमोस्ट 4.47% ही जो है सब्सक्राइब हुआ था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे
तो इनका जो 1.21 करोड़ बिड ये ऑफिस के जरिए बेचने का योजना था, उसमें 1.14 लाख ही बिडिंग हुई है शेयरों की। साथ ही अगर आप देखें तो डिफेंस स्टॉक्स ये काफी फोकस में रहेंगे, क्योंकि सरकार जो है अब एक नोटिफिकेशन जल्द जारी कर सकती है जिसमें एक नई नेगेटिव लिस्ट की जाएगी। पहले आपको पता है कि 101 आइटम्स जो है बैन किए गए थे और अब 1200 आइटम्स की नई लिस्ट आने की तैयारी में है, और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत किया जा रहा है, ये स्टेप लिया जा रहा है। साथ ही एसआरएफ यहां पर नजर रखिए, क्यूआईपी कमेटी जो है 16 अक्टूबर को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, 750 करोड़ रुपए का ये क्यूआईपी लाने वाले हैं। तो इसका जो इश्यू प्राइस है इसको लेकर जो है इस बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स। आइए पूजा के पास चलते हैं कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स के लिए। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत आईआरसीटीसी से करते हैं। खबर आ रही है कि रेलवे 392 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगी और 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच ये ट्रेन चलाई जाएंगी। तो इस खबर के चलते आईआरसीटीसी फोकस में रहेगा। टीवीएस मोटर्स पर भी नजर रखिए। एलआईसी ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। अगर तिमाही दर तिमाही बात करें तो सितंबर तिमाही में 3.18% से बढ़ाकर 4.87% एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी कर ली है। एलएनटी पर भी नजर रखिए। 20 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी और 28 अक्टूबर अंतरिम डिविडेंड वाली है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया पर भी फोकस रहेगा। सीजी पावर में शेयर्स खरीदने के प्रस्ताव को सीसीआई ने मंजूरी दे दी है। हम आपको बता दें कि 50% से ज्यादा हिस्सेदारी कंपनी खरीदेगी और करीब 700 करोड़ का निवेश करने की योजना है ट्यूब इन्वेस्टमेंट की। मोल्टेक पैकेजिंग यहाँ पर भी नजर रखिए। 17 अक्टूबर को राइट्स इश्यू पर कंपनी विचार करेगी। कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि कुछ फैसला निकल कर आ सकता है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस भी आज फोकस में रहेगा। 15 करोड़ के एनसीडी के ब्याज का भुगतान करना था कंपनी को, लेकिन उस पर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है। और आखिर में बात करते हैं फंड एक्शन की। गायत्री प्रोजेक्ट्स में बिकवाली हुई है जेएमओ फंड की तरफ से। करीब 67 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है ₹17.30 प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो ये हैं कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग मानसी, सबसे पहले तो बताइए विप्रो पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी। इन्होंने लक्ष्य 320 से बढ़ाकर 370 किए हैं। इनका मानना है कि ग्रोथ में रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन अन्य के मुकाबले अभी भी ये पीछे हैं। मध्यम अवधि में ही नए सीईओ की स्ट्रैटेजी का असर देखने को मिलेगा और विप्रो के मुकाबले एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ने बेहतर लगते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बिकवाली की राय बरकरार रखी है। इन्होंने अनुमान के मुताबिक नतीजे हैं, लक्ष्य 265 से बढ़ाकर 277 किए हैं। जेपी मॉर्गन अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखे, लक्ष्य इन्होंने 250 से बढ़ाकर 270 कर दिए हैं। इनका मानना है कि मजबूत एग्जीक्यूशन और तीसरी तिमाही की गाइडेंस अब मजबूत है। FY 21, 22, 23 का आय अनुमान 2%, 4% और 5% तक इन्होंने बढ़ाया है। स्ट्रैटेजी में धीरे धीरे अब बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। सिटी की रेटिंग डाउनग्रेड की रिपोर्ट आई है और रेटिंग डाउनग्रेड का न्यूट्रल रेटिंग इन्होंने दी है। लक्ष्य 400 के ये दे रहे हैं। आय अनुमान से बेहतर, मार्जिन इनलाइन इन्हें दिख रहे हैं और नए सीईओ की निगरानी में फोकस अब एग्जीक्यूशन पर और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और कंपनियों के रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो इन्फोसिस पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट खरीदारी की राय ये बरकरार रखते हैं। लक्ष्य 1201 के दे रहे हैं। इनका मानना है कि कंपनी अभी भी इनके ऑपरेशनल साइकिल की शुरुआत जो है वो कर रही है। 6 जुलाई को रीजनल कन्विक्शन लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया था। टाटा स्टील पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। कल की क्लोजिंग 367 की है। ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य 565 के दे रहे हैं। सब्सिडरी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नतीजे जो हैं काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं और सब्सिडरी के अनुमान से बेहतर नतीजों से और साथ ही आय में बढ़त का फायदा जरूर देखने को मिलेगा। कैश फ्लो ने बढ़त से नेट कर्ज घटाने में मदद जरूर की है। फार्मा सेक्टर पर सिटी की रिपोर्ट आई है। पर्टिकुलरली डॉक्टर रेड्डीज पर फोकस कीजिएगा। सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 6060 के दे रहे हैं। और इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, इसमें एडिशन और डिलीशन अगर देखें, फोकस लिस्ट में एडिशन एशियन पेंट, HDFC, M&M और पावर ग्रिड जैसे शेयरों की हुई है और फोकस लिस्ट में डिलीशन जो है वो BPCL, ICICI प्रूडेंशियल, ल्यूपिन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट की हुई है।
अंत में सीमेंट सेक्टर पर क्रेडिट स्विस की राय आई है। यहाँ पर इन्होंने रेटिंग जो है वो दी है और साथ ही लक्ष्य तमाम स्टॉक्स पर बढ़ाए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट पर आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लक्ष्य 4,800 से बढ़ाकर 5,000 किए हैं। एसीसी आउट परफॉर्म रेटिंग लक्ष्य 1,600 से बढ़ाकर 1,750 किए हैं। अंबुजा सीमेंट आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लक्ष्य 250 से बढ़ाकर 280 किए हैं। और श्री सीमेंट में अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ लक्ष्य 17,500 से बढ़ाकर 18,000 कर दिए हैं। और अंत में शोभा पर जेफरीज की एक रिपोर्ट है, खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 315 के बता रहे हैं। इनका मानना है कि नॉर्मलसी में कारोबार आने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन कस्टमर की इंक्वायरी जो है वो प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच रही है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और नतीजों पर करते हैं फोकस। तैयार है हमारे साथ वरिंदर बंसल। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताइए आज के नतीजों की लिस्ट, कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में? मॉर्निंग सर। सारी दुनिया विप्रो के पीछे भाग रही थी कल, बट एक सुपर टर्न अराउंड नंबर जो दिखने में आया वो टाटा स्टील लॉन्ग का है सर। आपको याद होगा कि इस कंपनी ने उषा मार्टिन का प्लांट जब लिया था तो उसका नाम चेंज हो गया, टाटा स्टील लॉन्ग हुआ है। मार्केट कैप 1500 करोड़ के आसपास है सर। अभी भी स्टॉक कुछ 30% लोअर है 52 वीक हाई से। वैल्यूएशंस अभी भी इसकी अट्रैक्टिव है बिकॉज प्राइस टू बुक 0.8 पे ट्रेड करता है। अगर ईवी एबिटा लगाए तो 5 टाइम पे ट्रेड करता है। आप नंबर सुनिए अभी। इसका सेल्स सर 52% ऊपर गया है। एबिटा 184 करोड़ हुआ है कंपेयर टू अ लॉस ऑफ 42 करोड़। मार्जिन मेरे ख्याल में दिस इज हाईएस्ट इन द लास्ट 7-8 क्वार्टर। 15.5% पे मार्जिन है। जब से कंपनी ली है तब से सबसे ज्यादा मार्जिन 15.5% पे भी की है। लास्ट टाइम लॉस था। 4 या 5 क्वार्टर के बाद इसने प्रॉफिट किया है। इंपॉर्टेंट क्या है सर कि ये जो सेगमेंट है ना स्टील की और स्पॉन्ज आयरन की, इसमें वॉल्यूम और रियलाइजेशन दोनों वापस आ रहा है जो इनके नंबर्स में दिख रहा है। तो स्पॉन्ज आयरन का वॉल्यूम जो है वो 20% अप था YoY और क्वार्टर 90% अप था। इवन स्टील डिवीजन का जो वॉल्यूम था वो YoY 30% ऊपर था। और ब्लेंडेड रियलाइजेशन इस कंपनी की 8% इंप्रूव हुई है। डेट भी इन्होंने कम किया है इस क्वार्टर में। सो कहने का मतलब है सर कि मेरे ख्याल से नॉट ओनली टाटा स्टील लॉन्ग बट आज के दिन में कुछ छोटी कंपनीज हैं जो ईवी एबिटा, स्टील कंपनीज है, स्टेनलेस स्टील कंपनीज है, मेटल कंपनीज है जो ईवी एबिटा 2-3 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं। लोग उनको देखेंगे बिकॉज देखेंगे कि अभी वो प्राइसिंग और वॉल्यूम दोनों वापस आ रहा है सेगमेंट में, तो क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिंदल स्टेनलेस हिसार अभी वो 2 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड कर रहा है। सो ऐसी कंपनीज आई थिंक आज के दिन में फोकस में रह सकती है। दूसरा कर्नाटका बैंक सर, स्टेबल नंबर्स थे, अगेन वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन, स्टेट अराउंड 0.7-0.8 प्राइस टू बुक। एनआईएस ऊपर थी, निम्स कुछ 10 क्वार्टर हाई थे। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है दोनों में। अच्छा चीज क्या था कि मॉरेटोरियम 52% से 11% हो गया है। ओनली थिंग इज कि इनका अभी तक भी जो लोन जब देते हैं दैट लोन ग्रोथ वो नहीं आ रहा है उस चीज में। सो अदरवाइज ओकेश नंबर्स फ्रॉम कर्नाटका बैंक बट super turnaround and great set of numbers from Tata Steel Long. ओके, तो चलिए कम से कम आज अच्छी बात है कि दोनों रिजल्ट आपको पसंद आ रहे हैं। उसमें से टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के रिजल्ट तो बेहद शानदार तोड़फोड़ ये आते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया वरिंदर। रिजल्ट सीजन अभी थोड़ा सुस्ती वाला है, फुल फ्लेज शुरू होने की तैयारी में है, तब आपसे और विस्तार में कई सारे स्टॉक्स पर होगी बातचीत। आइए बढ़ते हैं आगे, शामिल करते हैं सभी एक्सपर्ट को और वक्त है पिक ऑफ द डे का। आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत शुभम जी के साथ। शुभम जी बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो पिक है वो है रिलायंस और रिलायंस पे खरीदारी के राय है। तो कल हमने देखा कि एक बेहतरीन ब्रेकआउट रिलायंस में देखने को मिला और ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद जाकर के ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और हमने पहले भी देखा है कि रिलायंस एक मेजर पार्टिसिपेंट रहा है बाजार को पॉजिटिव साइड पे लेके जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है, अगर आज बाजार जो मार्जिनली SGX निफ्टी नेगेटिव है तो अगर इसमें थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाता है या करंट लेवल पे भी रिलायंस को खरीदना चाहिए और इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ दिखना चाहिए। और डेरिवेटिव डेटा में अगर हम देखें तो मार्जिनल लॉन्ग पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो चुके हैं और 2300 के कॉल में जहाँ पे राइटिंग था
वहाँ पे अब अनवाइंडिंग होना शुरू हो चुका है। तो ये सारे डेटा पॉइंट दिखा रहे हैं कि यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए। तो 2340 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 55 रुपये पे क्लोज हुआ था, उसको खरीद के चलें। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 44 रुपये पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 72 से 75 रुपये तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो रिलायंस का 2340 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। ओके, 2280 पर बंद हुआ है, 2340 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 55 रुपए में 44 का स्टॉप लॉस, 72 से 75 का टारगेट, रिलायंस में खरीदारी करने की राय शुभम जी की तरफ से। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक बैंक निफ्टी से विपरीत चल रहा है, पहले रैली नहीं ले रहा था, कल एक नीचे में डबल बॉटम लगा है 1305 1307 के अराउंड, और टेक्निकली कोटक महिंद्रा बैंक का बैंकिंग स्पेस में बहुत स्ट्रांग लग रहा है। 1307 1307 का स्टॉप लॉस है, 1420 1420 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को खरीदने की राय है। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक में करें खरीदारी, बेहद मजबूत शेयर, इसमें कोई डाउट नहीं। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मैं बेचूंगा आरबीएल बैंक, जो मुझे कल भी दिखाई दे रहा था थोड़ा सा वीकनेस है, एक कंसोलिडेशन के बाहर ऑन द डाउन साइड ये निकला है स्टॉक। 172 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 160 का टारगेट होगा। बड़े आवाज में दम दिख रहा है आज वागले साहब, बहुत जोश है एकदम। गुड मॉर्निंग, बेचूंगा आज। वाह, आज वागले साहब पूरे तरह से फॉर्म में। वागले साहब पे भी नजर रखिए और वागले साहब की पिक्स पर भी नजर रखिए, एक्शन भरपूर रहने वाला है। आइए अविनाश जी का भी करते हैं स्वागत। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपने कौन सा स्टॉक चुना है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज जो स्टॉक है वो फार्मा स्पेस में है, हमको ऑरोबिंदो फार्मा पसंद है। हमको लग रहा है कि ओवरऑल जो यूएस के मार्केट के सेल्स है और यूरोप के सेल्स है, यहाँ पे आपको सेकंड क्वार्टर में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। प्लस जिस प्रकार का इन्होंने कर्जा कम करने का प्लान किया है, हमको लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में ये वेल पोजिशनड है फार्मा पैक में, और हमको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके इस लेवल से खरीदना चाहिए। हालांकि कल थोड़ी सी बिकवाली जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अगर किसी को 6 से 12 महीने की अवधि है तो मैं समझता हूँ कि 1050 1060 का लेवल पॉसिबल है, तो इसमें जरूर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। अनिल जी, पहले हमने जीएनएफसी भी आपको बोला था, हमको लग रहा है कि हालांकि स्टॉक थोड़ा सा गिरा है, बट ये लेवल काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और सेकंड क्वार्टर Q1 के क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ एक अच्छा डिलीवरी बाय बन सकता है, और मोटा मोटी 6 से 12 महीने में करीबन 270 275 का टारगेट प्राइस लग रहा है, क्योंकि दोनों ही बिजनेस फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यहाँ पे अच्छी तेजी आगे देखने को मिलेगी। ओके, ये है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से। आइए, जब तक हमारे कुछ और मेहमान कार्यक्रम में होते हैं शामिल, तब तक कुछ और स्टॉक्स पर लेते हैं राय। यहाँ पर टीवीएस मोटर्स, जरा शुभम जी इसके चार्ट्स देखिए और बताइए। एलआईसी ने सितंबर तिमाही में यहाँ पर स्टेक बढ़ाई है 3.18% से 4.87%, यानी 1.5% से ज़्यादा यहाँ पर स्टेक बढ़ी है। टीवीएस चार्ट्स क्या कह रहे हैं अनिल जी? इसमें मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड में मुझे लगता है कि 10-12 रुपए का अगर पुल बैक मिल जाता है तब एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट होगा। तो बाय ऑन पुल बैक की यहाँ पे रणनीति होगी। तो अगर 445-450 के बीच का लेवल हमें मिलता है तब वहाँ पे खरीदारी की राय है, और तब 435 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 500 तक का हम यहाँ पे टारगेट देख पाएंगे थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो बाय ऑन पुल बैक 450 के आसपास आता है तभी खरीदें। ओके, 450 के आसपास आए तो खरीदे। एसआरएफ कल आपने पिक ऑफ द डे के तौर पर दिया था वागले साहब, और आपका अंदाजा सही था। स्टॉक नीचे खुलकर वापस मजबूती के साथ बंद ट्रेड भी किया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में आई है। अब यहाँ पर 16 तारीख को होगी बोर्ड बैठक, यानी कि परसों, जिसमें QIP के दाम तय किए जाएंगे। एसआरएफ चार्ट्स क्या कह रहे हैं, कहाँ खरीदना चाहिए अगर फिर से खरीदना है तो? अनिल जी, न्यूज के होते हुए ये पॉसिबल हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे भी ये स्टॉक जाना जाता है दोनों तरफ की मूव के लिए, लेकिन मेरा ब्रॉडली ये कहना है कि 4300 का स्टॉप लॉस, मतलब उसके नीचे जाएगा तो काट लीजिए वैसा वाला स्टॉप लॉस, जो यहाँ से 2% से ऊपर है। और ऑन द अपसाइड 4600 का टारगेट, जो मतलब मुझे लगता है एक हफ्ते में आना चाहिए। एक हफ्ते का 4 दिन हो सकता है या 8 दिन हो सकता है, लेकिन 46-4650 तक मुझे ये स्टॉक जाते हुए दिखता है।
ओके, मजबूत रहेगा, चिंता की कोई बात है नहीं। आप देखिए शुरुआती फर्स्ट हाफ में कमजोर होने के बाद सेकंड हाफ में रफ्तार पकड़ी है, QIP को रेस्पॉन्स शायद बेहतरीन मिला होगा। बंसल जी, IRCTC इस स्टॉक पर अपनी राय दीजिए। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में रेलवे 392 नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में है। स्टॉक चलेगा? देखिए अनिल जी, स्टॉक जो है अप्रैल से काफी समय से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और एक बड़ा मूव किसी भी डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। 1316 नीचे में एक अहम सपोर्ट है और अनिल जी ये स्टॉक ऊपर चलने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों पहले यही जी बिजनेस पर एक वो न्यूज आई थी कि शायद इसका ऑफर फॉर सेल है। उस दिन के बाद से स्टॉक लगभग 50 रुपए करेक्ट कर चुका है। तो अनिल जी यहाँ पर जो ओवरहैंग लगता है, मुझे लगता है ऑफर फॉर सेल का है। स्टॉक काफी समय से रेंज में ट्रेड कर रहा है और टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। अगर 1380 के ऊपर निकलता है तब एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1380 के ऊपर निकले तभी खरीदारी की राय रहेगी। ठीक है, आपने जैसा कहा वही करेंगे। 1380 पार होने के बाद ही खरीदेंगे, ये बंसल जी ने साफ साफ कह दिया है। डिफेंस शेयरों पर राय लेना चाहता हूं मैं आपसे अविनाश जी, क्या खरीदना चाहिए? क्योंकि एक बेहतरीन खबर ये आ रही है, 1200 आइटम और नेगेटिव लिस्ट में जुड़ सकते हैं। नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये कि इन्हें इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा, इन्हें हिंदुस्तान में ही बनाना होगा। इसकी एक नई लिस्ट आने की तैयारी में है, सरकार जल्दी नोटिस जारी करेगी। ये एक्सक्लूसिव खबर सबके पास है। तो आइए इस सेक्टर पर अपनी राय दीजिए। बताएं अविनाश जी, क्या इसके चलते कुछ स्टॉक हैं जो आपके रडार पर हैं, जहां आप खरीदारी करना चाहेंगे? बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल जी, ये जो नेगेटिव लिस्ट अगर एक बार आती है तो डेफिनेटली डोमेस्टिक सेक्टर के लिए काफी मदद मिलेगी और काफी सेंटिमेंटली बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स है, ये दो शेयर्स काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। दोनों ही कंपनीज कर्जा मुक्त है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और ऑब्वियसली अगर ये नेगेटिव लिस्ट आती है तो इनको और थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा। वैसे भी हमको लग रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लियरली जिस प्रकार का जो स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, यहाँ पे वर्चुअली लोकली में तो कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये दोनों कंपनीज पे मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और रही बात जो इनडायरेक्ट प्लेज है, जैसे कि भारत फौज है, LNT है, यहाँ पे भी डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, क्योंकि ये प्योर डिफेंस कंपनीज नहीं है, लेकिन इनके डिफेंस डिविजन है जहाँ पे इनको डेफिनेटली इस न्यूज से होपफुली अर्निंग्स में थोड़ा बहुत इजाफा होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। LNT की आपने बात की तो एक LNT पर सवाल शुभम जी से ले ही लूं मैं। शुभम जी, LNT के लिए 2 डिविडेंड आने की तैयारी में है। 20 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है, डिविडेंड पर बातचीत होगी। 28 अक्टूबर को अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। ये LNT को लेकर खबर है। LNT के चार्ट्स बताइए सर। अनिल जी, LNT में अगर हम देखें तो इसका ऑप्शंस का जो डेटा है वो काफ़ी वेयर्ड है इसका प्लेसमेंट, बिकॉज 900 के आसपास में इक्विलिब्रियम बना हुआ है जहाँ पे सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग है, तो पुट राइटिंग वहीं पे हाईएस्ट है और सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग भी है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के डेटा पॉइंट्स जनरली अगर देखने को मिलते हैं तो स्टॉक में साइडवेज मूवमेंट ही होना चाहिए, बिकॉज एट द मनी का कॉल पुट में हैवी सेलिंग है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस न्यूज़ के बाद भी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो। तो ये जो रेंज है स्टॉक में 880 से लेकर के 920 का, मुझे लगता है इसी रेंज में बना रहेगा। तो कोई डायरेक्शनल ट्रेंड फिलहाल LNT पे अभी मुझे लगता है कि देखने को नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं। इन्फोसिस पे शुभम जी है ना, सब अपनी तैयारी करके रखिए। आज रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट के पहले कैसे ट्रेड करना है, कोई ऑप्शन देखना है, ये सब रखिए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आराम से अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाइए। तब तक हमारे 2 खास मेहमान और हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल, उनका भी कर लेते हैं स्वागत, सुमित जी और कुणाल जी। तो सुमित जी, पहले बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे वापस आज HDFC बैंक के अंदर सेल साइड का व्यू ही लेके चलने का सलाह रहेगा। कल HDFC बैंक डेज लो पे बंद दिया है, 1200 के नीचे क्लोजिंग आई है। HDFC बैंक में यहाँ से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। कल का लो जैसे ही ब्रेक होगा HDFC बैंक, तो उसके बाद और गिरावट और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और 1170 1150 ये लेवल HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। 1222 1225 इमीडिएट ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो ये स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 1150 तक के लेवल HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1150 ना, कितना 1150? जी जी बिल्कुल 1150। ओके,
कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका आज का पसंदीदा शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, मन तो था कि एप्पल पर खरीदारी की राय दे दें क्योंकि बहुत ही शानदार फोन उन्होंने लॉन्च किया अनिल जी कल, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है अनिल जी, इसलिए मैंने एक स्टॉक चुना है, मिड कैप का स्टॉक है अनिल जी, सारे गामा पर मेरी खरीदारी की राय है। इसमें एक चार्ट पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और कल हमने देखा कि बाजार में थोड़ी बहुत कमजोरी भी थी, उस समय भी सारे गामा ने एक बहुत स्ट्रेंथ दिखाई थी और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ कल के ट्रेड में देखा गया। तो मेरी राय में आज भी इसमें गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। अगर मान लीजिए शुरुआती गिरावट मिलती है तो इसमें बाय करें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 575 रुपए के आसपास, 575 के आसपास, और 640 के टारगेट के लिए सारे गामा में मेरी खरीदारी की राय। कुणाल जी खाली चार्ट से देखें या आपने कारवा का भी आनंद लिया है? सारे गामा जब आप रिकमेंड कर रहे हैं, कारवा पता है कि नहीं पता है? जी जी अनिल जी, पता भी है और अनिल जी इस्तेमाल भी उसका मैं करता हूं अनिल जी, बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है। और अनिल जी अब इसका भी बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, तो मुझे लगता है कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं। तो सारे गामा पे अनिल जी काफी बुलिश हूं मैं। बिल्कुल, जो कुणाल जी के ज़माने के हैं या उनसे पुराने ज़माने मेरे ज़माने के लोग हैं, वागले साहब और मेरे ज़माने के, उनके लिए ये तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। कारवा जो उन्होंने एक रेडियो बनाया है, ओहो अमेजिंग गानों का कलेक्शन है, पुराने गानों का, मतलब दिल खुश हो जाए। वागले साहब आपने सुना नहीं तो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना है वागले साहब? अनिल जी पहले तो मैं स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता हूं कि आपके और मेरे मतलब क्या हम दोनों कुछ बाबा आदम के जमाने के और बाकी के सब अभी मतलब 20-25 साल के लोग हैं। ऐसे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मतलब आप ऐसे डिफीट एक्सेप्ट करके मुझे बोल रहे हैं? मुझे ऐसा लगा ही एक्चुअली, मुझे ऐसा लगा कि आप ऑब्जेक्शन लेंगे। ये वागले साहब मुझे लगा ही कि आप ऑब्जेक्शन लेंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के आपके साथ मेरा नाम भी जोड़ा। बाकी मैं तो हूं नहीं आपके जमाने का, मैं खाली आप ही का नाम ले रहा था, लेकिन चूंकि मुझे लगा अकेले आपको ज्यादा बुरा लगेगा तो मेरा भी साथ में जोड़ दो। जी वागले साहब। नहीं, मैं अभी भी अपने आप को मेरे दूसरे दोस्तों के साथ की कैटेगरी में ही समझता हूं। आप अपना जाने। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए, जिन लोगों को शाम को स्ट्रेस फ्री होना है तो सोने के पहले 2-4 गाने पुराने अच्छे से सुन लें। बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया है और वो पूरी तरह से सारे गामा की री रेटिंग कर रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला है उन पर राय ले ली जाए। हाँ, आपको बताना था शुभम जी, इन्फोसिस बताइए। अनिल जी, जो आपने समय दिया है इन्फोसिस को रिसर्च करने के लिए, उसका डेटा पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। तो इन्फोसिस में अगर हम देखें तो जो पहला रेजिस्टेंस है वो लगभग 1200 के आसपास है। डेरिवेटिव डेटा में 5 अक्टूबर से कंसिस्टेंटली यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहे हैं और इसमें अभी तक का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहा है। आईवी 35-36 के आसपास चलता था, जो 60 है, ये छोटा सा खाली एक माइनर कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल डेटा पॉइंट पॉजिटिव है और इन्फोसिस में एक कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड हमें बनाना चाहिए। तो 1200 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, जो लगभग 37 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोज हुआ है, उसको खरीदें। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 30 रुपये पे और अपसाइड में 50 से 55 रुपये के आसपास का इस कॉल ऑप्शन का टारगेट होगा। तो ये थे आपके लिए इन्फोसिस पर राय। आइए अब देख लेते हैं एक बार किस तरह का माहौल है। हांगकांग के बाजार लाल से हरे निशान में लौटे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। डाउ फ्यूचर्स लाल से हरे निशान में लौटे हैं, ये दूसरा अच्छा संकेत है। एसजीएक्स निफ्टी 65-70 अंक नीचे था, उससे अब 35 अंक नीचे रह गया, ये तीसरा अच्छा संकेत है। तो शुरुआत करने के लिए हल्की कमजोरी का, सुस्ती का माहौल है, पैनिक नहीं है। डाउ फ्यूचर्स अब 85 अंक मजबूत हो चुके हैं, तो रिकवरी आती दिख रही है दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त थोड़ी थोड़ी। उसका फायदा हम ओपनिंग में उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये है आपके लिए इस वक्त का बाजार का हाल।